साथियों 1987 के अंदर अमेरिका और उस समय सोवियत रूस हुआ करता था। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, रशिया नहीं हुआ करता था। रशिया समेत 15 देश मिलकर के यूएसएसआर बनाए हुए थे, है ना। तो 1987 में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच एक ट्रीटी हो रखी थी जिसका नाम था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इसको आईएनएफ ट्रीटी के नाम से जाना जाएगा। आईएनएफ ट्रीटी जो थी ना, इससे रशिया बाहर निकल गया है। इसका मतलब क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं और फिर हम इसको थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी जनरली जो हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं या सिंपल मिसाइल के तर्ज पर अगर हम बात करें तो मिसाइल को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: शॉर्ट रेंज मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। यानी कम दूरी तक मार करने वाली शॉर्ट रेंज। अब कम दूरी क्या भाई, 0 से लेकर के 500 किलोमीटर तक मार करने वाली को शॉर्ट रेंज। कहीं 500 लिखा है, कहीं 550 लिखा है, कहीं 250 लिखा है, लेकिन आप 500 पकड़ कर चलिए। 500 किलोमीटर तक मार करने वाली शॉर्ट रेंज, 500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को इंटरमीडिएट रेंज कहा जाता है, और 5500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइलों को हाई रेंज मिसाइल कहा जाता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर स्टेटमेंट क्या है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। इसका मतलब क्या है, रेंज जो है वो इंटरमीडिएट है, अर्थात 500 से 5500 किलोमीटर तक की रेंज। इसमें न्यूक्लियर फोर्सेस, अब ये क्या कहानी है, देखिए मिसाइल जो है ना वो एक तरह से समझिए अपने दिवाली में चलने वाले रॉकेट की तरह है। अगर आपने दिवाली पर रॉकेट चलाए हो तो उसके ऊपर एक टोपा सा बना होता है ना। उस टोपे को वार हेड कहते हैं। उस वार हेड में आप जो भी भर दें वो जाकर वही फोड़ आएगा। अगर आपको लगा कि यहां पर मुझे कागज चिपकाना है, वो कागज को लेके फोड़ आएगा। आपने ढक्कन खोला, उसके अंदर कोई गोला भर दिया, वो उस गोले को फेंक आएगा। तो समझिए न्यूक्लियर बम एक गोले की तरह है ना, छोटा सा सूतली बम जैसा न्यूक्लियर बम अगर आपने रॉकेट के मुंह पर भरा और इसको चला दिया तो जहां जाकर गिरेगा न्यूक्लियर बम वहां पर अभिक्रियाएं हो जाएंगी और बम फट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में ऐसे रॉकेट की तैनाती जिनके ऊपर न्यूक्लियर बम रखा जा सके, उनकी तैनाती को लेकर 1987 में अमेरिका और रूस ने एक ट्रीटी की थी कि हम दोनों ही देश ऐसी सभी मिसाइलों को जो न्यूक्लियर बम ले जाकर फेंक सकती हैं, उन मिसाइलों को एक दूसरे के ऊपर तैनात नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हुआ था दोनों के बीच समझौता? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में लड़ाई इस बात की मची कि हम दोनों एक ही तरफ थे। कौन कौन? अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ही लड़ रहे थे जापान और जर्मनी के खिलाफ। तो बोले हम लोग विजेता हुए, लेकिन ज्यादा बड़ा विजेता कौन? अमेरिका ने कहा हम। बोले क्यों? क्योंकि हमने न्यूक्लियर बम चलाया जिससे जापान तबाह हुआ और उसके तबाह होने के कारण हम दुनिया में विजेता के रूप में उभरे। सोवियत रूस ने कहा कि यह तकनीकी तुम हमसे छुपा के रखे, हमें मना करके रखा था, अदरवाइज हम भी बना लेते। यही तो कारण है कि आज रूस के पास अमेरिका से ज्यादा न्यूक्लियर बम है। इन्होंने इतने न्यूक्लियर बम बना डाले, और आज तो हद यह है कि एनरिच्ड यूरेनियम रूस बेचता है अमेरिका को, आज भी जब दोनों के बीच में अशांति का माहौल है। अच्छा साहब, विजेताओं में कौन बड़ा विजेता होगा? इस विजेताओं की रेस को एक दुनिया ने शस्त्रों की रेस के रूप में देखा, और इस आर्म रेस का नतीजा यह निकला, इन शस्त्रों की होड़ का नतीजा यह निकला कि जहां तहां दुनिया में अमेरिका और सोवियत रूस एक दूसरे से भिड़ने चले आते थे। इसी को कोल्ड वॉर कहा गया। दोनों आपस में नहीं झगड़ रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन जहां मौका देखे, चाहे भारत पाकिस्तान देखे हो, क्यूबा क्राइसिस देखे हो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया देखे हो, वियतनाम देखे हो, जहां मौका देखें दोनों आमने सामने पार्टी बन के बैठ जाएं दूसरे देश में झगड़ने के लिए। इन झगड़ों से दुखी होकर एक दिन दोनों ही 1987 में सामने आमने बैठे और कहा कि यार डर में जीना बहुत हो गया, अब एक काम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को धमकाना बंद करते हैं। 1987 में हुई इस ट्रीटी को आईएनएफ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आगे से हम एक दूसरे को धमकाएंगे नहीं। रूस ने कहा है कि मैं इस ट्रीटी से बाहर निकल रहा हूं, अर्थात हम धमकाना शुरू करेंगे, अर्थात इंटरमीडिएट जो न्यूक्लियर फोर्सेस की ये जो मिसाइल्स हैं, इन्हें अब हम तैनात कर सकते हैं। कहां तैनात कर सकते हैं? जहां अमेरिका दिखेगा हम वहां तैनात कर देंगे। आप कहेंगे अमेरिका तो जहां है वहीं दिखेगा, नहीं। अमेरिका के दुनिया भर में जितने भी ठिकाने हैं उनको भी अगर हमें टारगेट करना है तो उनके लिए हम मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, वहां मिसाइलें तैनात कर सकते हैं। हम उस संधि से बाहर निकल रहे हैं। अब आप पूछेंगे ऐसा अचानक क्यों हुआ?
ऐसा अचानक इसलिए हुआ कि 2019 में अमेरिका यह कहते हुए इस ट्रीटी से बाहर आ गया था कि भाई देखो, अमेरिका को लगता है कि रूस इन सब बातों को मान नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है, इसमें टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। रूस चूंकि ये सब बातें नहीं मान रहा है, इसलिए अमेरिका खुद इस ट्रीटी से बाहर आ रहा है। जब ट्रंप पिछले बार थे तब वो इस ट्रीटी से बाहर आने के लिए कह चुके थे। अमेरिका ने इसी के चलते अपने यहां पर टेस्टिंग एंड ऑल करना शुरू कर दिया था। अमेरिका लगातार 4 यूरोपियन नेशंस के अंदर अपनी मिसाइलें तैनात करना शुरू कर दिया था। यानी कि 2019 से 25 के बीच में अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूरोपियन कंट्रीज में, जर्मनी में, इन सब में अपॉइंट करना शुरू कर दिया था। पलाऊ में अपॉइंट करना शुरू कर दिया था, फिलीपींस में अपॉइंट करना शुरू कर दिया था कि भाई मैं मिसाइलों को लगा रहा हूं क्योंकि मैं अपनी तरफ से रशिया के साथ अपने ट्रीटी तोड़ चुका हूं। 2019 में अमेरिका एक तरफा इस ट्रीटी से बाहर आ गया था। आप कहेंगे सर, जब ट्रीटी दो देशों के बीच हुई थी तो अमेरिका के बाहर आने के बाद रूस का बाहर आना तो स्वतः ही स्वाभाविक था। नहीं, रूस ने कहा यूनिलेटरली अमेरिका बाहर निकला है, मैं नहीं। ऐसे में अमेरिका के प्रेजेंस में रूस ने 2019 से 25 तक इस ट्रीटी को चलाया। लेकिन आज उसकी नजर में वो स्थिति पैदा हो गई है कि अमेरिका के सामने अब हमें खड़े हो जाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि हम भी अपनी तरफ से मिसाइलों को ले जाकर अमेरिकी ठिकानों के सामने लगाकर खड़ा कर दें। अमेरिका 19 से 25 के बीच में ऑस्ट्रेलिया, पलाऊ, इन तमाम देशों के अंदर, फिलीपींस, अपनी मिसाइलें तैनात करता चला गया सो दैट कभी जरूरत पड़े तो रशिया को वो टारगेट कर सके। बाय द वे मैं आपको बता दूं, पैसिफिक ओशियन के एक तरफ आपको रशिया दिखाई देता है और दूसरी तरफ बेरिंग स्ट्रेट क्रॉस करते ही अमेरिका। हमको दिखता मैप जब अपना वाला देखते हैं तो लगता है एक तरफ रशिया पड़ा है, फिर अटलांटिक ओशियन क्रॉस करोगे तब जाकर अमेरिका आएगा। नहीं, एक मात्र छोटी सी स्ट्रेट है 100-150 किलोमीटर टाइप की, बेरिंग स्ट्रेट, उसे क्रॉस करोगे तो आमने सामने अमेरिका और रशिया बैठे हुए हैं और यही इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी बवाल का कारण भी है। ठीक है, ऐसे में अमेरिका के द्वारा तमाम वो प्रयास किए जाते रहे जो मिसाइलों को बढ़ावा देने के लिए और रशिया के सामने तैनात करने के लिए थे। रूस ने अपनी तरफ से कहा है कि भाई जब इतना कर ही लिए हो तो अब हम भी कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और रूस के बीच में एक नहीं कई ट्रीटी ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिन ट्रीटीज में यह तय होता है कि अमेरिका और रूस मिलकर के दुनिया के सामने शांति के दूत बनेंगे। धीरे धीरे ये सारी ट्रीटियां अब टूटती जा रही हैं। उनमें से आईएनएफ त्रुटि एक है। ये आईएनएफ त्रुटि की जो मैं बात कर रहा हूं, ये साइन की गई थी रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गॉर्बाचोव के बीच में 1987 में, जिसके तहत जैसे ही ये ट्रीटी साइन हुई थी 1987 में, तो लगभग 2600 से अधिक मिसाइलें दोनों तरफ की नष्ट की गई थी, जिनमें से अमेरिका ने 846 मिसाइलें नष्ट की थी और मॉस्को ने 1846 मिसाइल्स। आपके सामने ये जो मैप दिखा रहा है ये बताता है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के डर को खत्म करने के लिए जहां जहां दोनों की अपनी अपनी प्रेजेंस थी उन जगहों पर मिसाइलों को बर्बाद कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, खत्म कर दिया था कि नहीं भाई अब मिसाइल यूज नहीं करेंगे क्योंकि एक दूसरे को नहीं धमकाना है। 1987 से अब जाकर के अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जिससे दोनों को लगता है कि हां हम फिर से आमने सामने आकर खड़े हो सकते हैं। तो क्या है, आइए दोनों की ताकत जांच लेते हैं। रूस अमेरिका से ज्यादा न्यूक्लियर बम रखता है, वहीं अमेरिका रूस से ज्यादा एयरक्राफ्ट रखता है। जहां अमेरिका के पास 13,000 एयरक्राफ्ट हैं तो रूस के पास मात्र 4,292 एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन न्यूक्लियर बम के मामले में रूस के पास 4300 न्यूक्लियर बम उपस्थित हैं। फोर्सेस लैंड पर दोनों के पास लगभग बराबर हैं, टैंक्स की संख्या में रूस काफी आगे है और नेवल फ्लीट के अंदर लगभग दोनों बराबर हैं। दोनों उन क्षेत्रों में लीड लिए हुए हैं जिससे ये दोनों एक दूसरे को बराबर पाते हैं। कोई कहता है मैं एयरक्राफ्ट के साथ ज्यादा हूं तो फिर वो कहता है मैं न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ ज्यादा हूं। अर्थात दोनों इस तरह से एक दूसरे के सामने हैं कि हमला कोई किसी के ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि सबको अंत परिणति पता है। यही कारण है कि रूस ने अमेरिका से साफ कहा है कि खास रूप से ट्रंप, आप इस तरह की बयानबाजियों से बचें जो कि एक दूसरे को उकसावा देने के लिए हों। ऐसे में अगर रूस इस तरह की चीजों से बाहर निकलकर आता है तो इसका मतलब साफ है कि आगे आने वाले समय में वो अमेरिका को किसी ना किसी प्रकार से धमका पाएगा। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।